कहानी है पति पत्नी के रिश्ते की नज़ाकत। ट्रक से सामान उतरवाते उतरवाते रुचिता थककर चूर हो गई थी। यूं तो यह पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक में उसका हिचकोले लेना, यह सब झेलना भी कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा था जब तक वह सही सलामत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया था। रुचिता के लिए यह कोई नया तजर्बा नहीं था। तबादले का दंश तो वह अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इसे दंश कहना ही उचित होगा क्योंकि इसकी तकलीफ तो वही जानता है जो इसे भुगतता है। रुचिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि स्थानांतरण से होने वाले दुष्परिणामों से वह भलीभांति परिचित थी। बाकी सब बातों की परवाह न करके जिस बात से रुचिता सबसे ज्यादा विचलित रहती थी वह यही थी कि पुराने साथी एकाएक छूट जाते हैं। सभी दोस्त, साथी, गली मोहल्लों के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं और हम खानाबदोशों की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में तानने को मजबूर हो जाते हैं। अजनबी शहर, उसके तौर तरीके अपनाने में काफी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता। वह दुख सुख की बात करे तो किससे, घर जाए तो किसके और अपने घर बुलाए तो भी किसे। नया शहर, नया घर उसे काटने को दौड़ता था। शुभम यानी रुचिता के पति को इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वे व्यस्त हो जाते थे। यही हाल बेटे ओम और बेटी प्रिया का था। वे भी अपने नए स्कूल व नई कॉपी किताबों में खो जाते थे। रह जाती थी तो रुचिता घर में बिल्कुल अकेली, अपने अकेलेपन से जूझती। यह तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने के कई साधन निकाल रखे हैं। रुचिता उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। उसकी नज़र में लोगों से जुड़ने के ये साधन अकेलापन तो काटते ही है, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। खासकर स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रहकर भी वह अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती है। दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद रोज की तरह रुचिता अपना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नाम पढ़ते ही वह चौंक गई, निकुंज बजाज। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी व आश्चर्य से झूम उठी। अरे, यह तो वही निकुंज है जो मेरे साथ पढ़ता था। उसके मुंह से निकला। पापा का अचानक से ट्रांसफर हो जाने के कारण वह किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी और नतीजा यह था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुराने सहपाठी से नहीं मिल पाई थी। उसके अंतर्मन का एक कोना अभी भी खाली था जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी। और आज निकुंज की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के उसी कोने में उतर गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला और जब भी मौका मिलता दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि निकुंज भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। रुचिता ने शुभम को भी यह बात बताई तो शुभम ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम सदा शिकायत करती थी कि आपके तो इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं। अब तो खुश होना, किसी दिन घर बुलाओ उन्हें। एक दिन रुचिता ने निकुंज को घर आने का न्योता दिया। इसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। निकुंज को जब भी फुर्सत मिलती वह रुचिता से बात कर लेता और घर भी आ जाता था। निकुंज अक्सर अकेला ही आता था। तो एक दिन शुभम बोले, भाई क्या बात है, आप एक बार भी भाभी जी व बच्चों को नहीं लाए, उनको भी लाया कीजिए। यह सुनकर निकुंज बोला, अवश्य लाता यदि वे होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? शुभम ने चुटकी काटी जबकि रुचिता शुभम को बता चुकी थी कि वह शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है। शुभम की बात सुनकर निकुंज झेपकर बोला, मेरा कहने का मतलब था यदि वे यहाँ होते। रीना और सुमित अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्कूल में एडमिशन की दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहरों में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना भी कम टेढ़ी खीर नहीं है। हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। अब शुभम और निकुंज में भी दोस्ती हो गई थी और स्थिति यह थी कि कई बार निकुंज बिना न्योते के भी खाने के समय आ जाता था। निकुंज के घर में आने से रुचिता बहुत खुश रहती थी और बहुत ही मानमनुहार से उसकी खातिरदारी भी करती थी। एक बार खाने के समय जब निकुंज के बार बार मना करने पर भी रुचिता ने एक चपाती परोस दी
तो शुभम से रहा नहीं गया और वे बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो ये मेरी भी नहीं करती। बात साधारण थी पर रुचिता को यह चेतावनी सी प्रतीत हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते में कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातें भी नासूर बन जाती है। इसका एहसास था उसे। उस दिन के बाद से वह हर वक्त यह ख्याल भी रखती कि उसके किसी भी व्यवहार के लिए शुभम को टोकना न पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में हम अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं। एक शाम जब शुभम ऑफिस से आए तो बोले, आई एम सॉरी रुचिता, मुझे कंपनी की ओर से 15 दिनों के टूर पर अमेरिका जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नए शहर में इस तरह अकेले छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं? बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर रुचिता को उदासी व चिंता की परछाइयों ने घेर लिया। वह धम से पलंग पर बैठ गई और रुआसा होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक तरह से सेटल भी नहीं हुई हूँ। आप तो जानते ही है कि आस पड़ोस वाले सब अपने हाल में मस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है यहाँ। ऐसे में 15 दिन अकेली कैसे रह पाऊंगी? ओह डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर दूसरे दिन ही शुभम अमेरिका चले गए और रुचिता अकेली रह गई। यूं तो रुचिता घर में रोज अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम को शुभम आएंगे। आज वह उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में उस सूनेपन का एहसास अधिक हो रहा था। खैर वक्त तो काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर कुछ घरेलू कामकाज निपटाकर रुचिता अपना जी लगाए रखती, पर बच्चे भी पापा के बिना बड़े अनमने हो रहे थे। नन्ही प्रिया ने तो शायद इसे दिल से ही लगा लिया था। शुभम के जाने के बाद उसका खाना पीना काफी कम हो गया था। वह रोज पूछती, पापा कब आएंगे, और रुचिता चाहकर भी उसे खुश नहीं रख पाती थी। एक शाम प्रिया को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, इसलिए रुचिता ने घर पर रखी बुखार की दवा दे दी, फिर समझा बुझा कर कुछ खिलाकर सुला दिया। आधी रात को प्रिया के कसमसाने से रुचिता की नींद खुली तो उसने देखा प्रिया का बदन बुखार से तप रहा था। रुचिता झट से थर्मोमीटर ले आई। बुखार 104 डिग्री था। रुचिता के होशोहवास उड़ गए। इतना तेज बुखार, वह रोने लगी, पर फिर हौसला करके उसने शुभम को फोन मिलाया। संयोग से शुभम ने फोन तुरंत रिसीव किया। रुचिता ने रोते रोते शुभम को सारी बात बताई। शुभम ने कहा, घबराओ मत, प्रिया को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। रुचिता ने कहा, आप जानते हैं न, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। गाड़ी खराब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं। मैं और किसी को जानती भी तो नहीं इस शहर में। निकुंज, हाँ निकुंज है ना, उसे कॉल करो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। पर शुभम, इतनी रात, मैं अकेली, क्या निकुंज को बुलाना ठीक रहेगा? इसमें ठीक गलत क्या है? प्रिया बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। बस इस समय यही सोचना जरूरी है। पर फिर भी, तुम किस असमंजस में पड़ गई? अरे निकुंज अच्छा इंसान है, 2-4 मुलाकातों में ही मैं उसे जान गया हूँ। तुम उसे कॉल करो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम इसे मेरी सलाह मानो या आदेश। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, रुचिता ने कह तो दिया, पर सोच में पड़ गई। रात को 12 बजे निकुंज को कॉल करके बुलाना उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वह सोचती रही, और कुछ देर यूं ही बुद्ध बनकर बैठी रही। पर कॉल करना जरूरी था, वह यह भी जानती थी। सो उसने फोन हाथ में लिया और नंबर डायल किया। घंटी गई और किसी ने उसे काट दिया। आवाज आई, यह नंबर अभी व्यस्त है। उसने फिर डायल किया, फिर वही आवाज आई। अब क्या करूं, वह तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। यह सोचकर वह रिडायल कर ही रही थी कि कॉल बेल बजी। इतनी रात कौन हो सकता है? रुचिता यह सोचकर घबरा गई। तभी उसके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उसने डरते डरते फोन रिसीव किया। हेलो रुचिता, मैं निकुंज, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। रुचिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। निकुंज ने तो मेरा फोन रिसीव ही नहीं किया, फिर यह यहाँ कैसे आया? पर उसने दरवाजा खोल दिया। कहाँ है प्रिया? निकुंज ने अंदर आते ही पूछा। स्तंभित सी रुचिता ने प्रिया के कमरे की ओर इशारा कर दिया। निकुंज ने प्रिया को गोद में उठाया और बोला, घर को लॉक करो, हम प्रिया को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते निकुंज ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि आज मैंने शुभम जी का कॉल रिसीव कर लिया, वरना रात को तो मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ और कई बार तो फोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था।
यानी कि उसके कॉल से पहले ही शुभम का कॉल पहुंच चुका था निकुंज के पास। प्रिया को डॉक्टर को दिखाकर आवश्यक दवाएं लेकर रुचिता ने निकुंज को धन्यवाद कहकर विदा कर दिया और फिर शुभम को फोन लगाया। इससे पहले कि शुभम कुछ बोलता, रुचिता बोली, धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे भी खुद पर नहीं है, तभी तो मुझे निकुंज को फोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। शुभम बोले, मुझे धन्यवाद कैसा, यह तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे परदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यह विश्वास नहीं प्यार है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।